आखिर क्यों 2 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा की शैडो ऑर्गेनाइजेशन TRF के कश्मीरी जर्नलिस्ट्स को धमकाने के बावजूद भी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के TRF को एक संगठन घोषित करने के बावजूद भी आखिर क्यों पहलगांव की बहसारन वैली में जहां पे आतंकी हमला हमें देखने को मिला वहां पे कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात नहीं थी पहले से ही, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस आर्टिकल से ये साफ साफ पता चल रहा है कि देयर वाज नो इंटेलिजेंस फेलियर। पहले से ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये इनपुट्स हमें देखने को मिल रहे थे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल 6 to 7 की मूवमेंट्स देखने को मिल रही है कश्मीर के उसी एरिया में जहां पे ये हमला हुआ। तो क्या हमें ये पुलवामा अटैक की ही याद नहीं दिला रहे हैं जहां पे कुछ इसी तरीके की सिचुएशन थी कि देयर वाज नो इंटेलिजेंस फेलियर, लेकिन फिर भी हम फेल कर गए उस अटैक को रोक पाने में। और क्या आजादी के इतने सालों बाद भी आज भी हम वापस से उन्हीं मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, वही पुराने घिसे पिटे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे? बड़ी क्लियरली आज मैं बोल रहा हूँ, चौड़ से मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो भी और अस वर्सेस देम और आपस में बंटवारा कर रहा है वो लश्कर-ए-तैयबा का सपोर्टर है, उसका काम कर रहा है। होशो हवास में ये बात कर रहा हूं और शेयर कर लो, और करना है तो डिबेट कर लो इस बात पर। क्या इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को कैंसिल कर देनी चाहिए और पाकिस्तान का पानी रोक देना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो काफिर है और पानी पीना डिजर्व नहीं करते हैं? Just a short while back, India's foreign ministry briefed the media. It announced 5 measures against Pakistan. Number 1, India has temporarily suspended the Indus Water Treaty. This suspension will remain until Pakistan stops sponsoring terrorism. या आपके जो दोस्त हैं, जो मुस्लिम हो सकते हैं या हिंदू हो सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे को अनफ्रेंड कर दे। बंगाल में एक गायनोकोलॉजिस्ट ने एक गर्भवती महिला का ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया। महिला का दोष कि वो एक मुसलमान थी। या अब उन आर्टिस्ट को भी बॉयकॉट कर देना चाहिए जो मुस्लिम्स हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल है जिसे पूछा जा रहा है देश भर में पहलगांव के अटैक के बाद, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करूंगी एक अनबायस्ड तरीके से कि मैं इस पूरे माहौल के बारे में क्या सोचती हूँ, हमारी गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचती हूँ। सो लेट्स डिस्कस दिस होल एनालिसिस आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो एक जो मेजर चीज़ है जिसके लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो आपको रिसेंटली ध्रुव राठी के वीडियो में भी देखने को मिलेगा, जिस पे मैं अपना रिएक्शन देना चाहती थी, कि जिस वजह से उनको भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि हाउ कैन ही रेज दीज पॉइंट्स। ये कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद अटैक हो गया। इससे दोस्तों पुलवामा हमले की याद आती है। जून 2019 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को बताया था कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। फरवरी के एक इनपुट को तो मार्क किया गया था टॉप सीक्रेट, मैटर मोस्ट अर्जेंट। इसमें एक ट्विटर हैंडल शाह GET 313 के बारे में जानकारी थी कि इसे पाकिस्तान के जैश मोहम्मद हैंडलर्स चला रहे हैं। इसने हिंट दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के रूट पर IED ब्लास्ट कैरी आउट किया जा सकता है। सोचकर देखो दोस्तों, इतने डिटेल्ड इंटेलिजेंस इनपुट्स होने के बावजूद भी पुलवामा हमला हो गया। कैसे हुआ, क्या आपको पता है? अगर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, तो किससे पूछना चाहिए कि चूक कहां हुई? मुझे जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए। सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कोई भी समझदार इंसान, कोई भी समझदार बच्चा तक ये समझ सकता है कि देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। तो सवाल उसी से पूछा जाना चाहिए। जिसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो बाहर आ रहा है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये कि कोई सिक्योरिटी,
कोई आर्मी या पुलिस कुछ भी क्यों अवेलेबल नहीं थी, वहाँ मौजूद नहीं थी जब ये घटना वहाँ पे हुई बैसारन वैली में, जहाँ पे ऑलरेडी इंटेलिजेंस को ये साफ साफ पता है कि ऐसे कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं उस एरिया में अप्रैल के स्टार्टिंग से ही। तो एक बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा है, जो ध्रुव राठी ने भी अपने वीडियो में उठाया, कि उसके बाद भी क्यों वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल नहीं थी, जो कि रेलिवेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि यार हाँ ठीक है, सही बात है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों नहीं थी। तो आई नो कि इस चीज़ के लिए उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने अपने वीडियो में ऐसे बोला, लेकिन अगर आप सही में इस पॉइंट को देखें तो कुछ गलत नहीं बोला उन्होंने। ये सिमिलर चीज़ आपको पुलवामा अटैक में भी देखने को मिलेगी कि पुलवामा अटैक के पहले भी आप मूवी में भी देख पाओगे, जो पुलवामा अटैक के ऊपर मूवी बनी है उसमें भी ये डेटा दिखाया गया था कि इंटेलिजेंस को पहले से पता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन उसके बाद भी हम उस घटना को रोक नहीं पाए क्योंकि बीच में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने आलस किया। बेसिकली अपनी तमसा में वो ये भूल गए कि देश की सिक्योरिटी शायद उनकी तमसा की स्टेट से ऊपर प्रायोरिटी रखती है, और आलस में शायद उन्होंने जितने रैपिडली सीरियस लेना चाहिए था इस इंटेलिजेंस वाली न्यूज़ को, उतने सीरियसली नहीं लिया और हमें पुलवामा अटैक देखने को मिला। हो सकता है और भी कुछ रीजंस रहे हों, वी नेवर नो, कि हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो लेकिन फिर भी हम रोक नहीं पाए। लेकिन इंटेलिजेंस के पास न्यूज़ होने के बावजूद भी अगर हम इतने बुरी तरीके से नहीं रोक पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठाया जाना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरा पॉइंट जो कि काफ़ी लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि चलो ठीक है ये घटना हो गई, लेकिन उसके बाद भी जब लोग इंजर्ड हो गए तो उसके बाद भी अस्पतालों में ले जाने के लिए उनको इतना डिले क्यों किया गया। काफ़ी लोग थे जो इंजर्ड थे, उनको अगर जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद वो बच जाते, लेकिन वो नहीं बच पाए क्योंकि वहाँ पे कोई भी था नहीं उनकी मदद करने के लिए कि जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके। क्यों जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं किए गए? तो इसमें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है कि जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं किए गए हैं कंडक्ट। यहाँ पे मैं बिल्कुल इंडियन आर्मी का सपोर्ट करना चाहूँगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जो लोकेशन है, जो पूरा आप लोकेशन देखोगे बैसारन वैली का पहलगांव में, तो वहाँ तक पहुँचने की जो एक्सेसिबिलिटी है वो इतनी आसान नहीं है कि वहाँ पे एकदम से पहुँचा जा सके। और क्या पता शायद ये पता हो को, तभी उन्होंने स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट किया कि उन्हें पता था कि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, तो यहाँ पे अगर वो भी देंगे लोगों को तो शायद उनको वापस हॉस्पिटल ले जाना भी आसान नहीं होगा। तो क्या पता ये सोची समझी साजिश हो, वी नेवर नो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये जो चीज़ बोल रहे हैं लोग कि इंडियन आर्मी ने रेस्क्यू नहीं किया जल्दी, ये बहुत गलत बात है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, उसका जो लोकेशन है ना वो ऐसा है कि वहाँ पे या तो आप खच्चर पे बैठ के पहुँच सकते हो या तो आपको हेलीकॉप्टर से वहाँ पे जाने को मिल सकता है। इन दोनों के अलावा पैदल तो वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि उसकी लोकेशन इस तरीके से है कि गाड़ियाँ भी आप लेके नहीं जा सकते कि आप गाड़ियों से चले जाओ, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा। और उस हिसाब से जितने क्विकली इंडियन आर्मी ने अपना रिस्पॉन्स शो किया है, आई थिंक दैट्स रिकमेंडेबल कि 20 मिनट के अंदर विदिन 20 मिनट्स रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गए और हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो मजाक की बात नहीं है, बहुत जल्दी एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्मी ने, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। अगली चीज, जिस तरीके से श्री नरेंद्र मोदी का पूरा स्टेटमेंट आया वो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, कि जो पहली लाइन उन्होंने कही, देश के सामने रखी कि ये जो पूरा पहलगांव का अटैक हुआ है ये कहीं ना कहीं जो आदि हैं उनकी कायरता को दिखाता है। कि ठीक जब उनको लग रहा था कि भाई कश्मीर में अब खुशहाली वापस लौट रही है, नॉर्मल हो रही हैं चीज़ें, जो टूरिस्ट का नंबर है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरीके से इंक्रीज हो रहा था, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट मोदी जी ने हाईलाइट किया कि ये कहीं ना कहीं उन आदियों की कायरता को दिखा रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। और इन जनरल भी नरेंद्र मोदी जी का जो एटीट्यूड रहता है
लेके, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एक चीज़ जो वो हमेशा कहते हैं कि वादियों का काम होता है या किसी भी आतंक का काम होता है देश को आपस में बांटना। तो आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। और दूसरी उनकी इस बात से भी मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वो कहते हैं कि कोई भी आतंकवाद जो है वो देश को बांटने का काम करता है। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दे। तो भले गोली वहां पे उन्होंने चलाई हो, ठीक है, गोली भले ही उन्होंने वहां पे चलाई हो, लेकिन उनका जो टारगेट है वो तो पूरे देश की जनता ही रहती है ना, कि वो आपस में बढ़ जाए। तो इसीलिए वो सारे लोग जो कि भड़क के ऑलरेडी उन आतंकियों से भड़क के जो बंटवारा है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हिंदू मुस्लिम जो उनका पूरा मैटर है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी जैसे रिसेंटली वो जामा मस्जिद वाला जो इंसिडेंट है पूरा सामने आया था, जिस वजह से वहाँ के जो एमएलए है उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। जो खुद को बीजेपी सपोर्टर कहते हैं वो खुद ही जो बीजेपी के नेता हैं अपने सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं की बात को नहीं मान रहे। जब वो कह रहे हैं कि भाई आपस में बांटने का काम करता है आतंक देश को, तो उन्हीं की बात को नहीं मान रहे और खुद ही जाके जामा मस्जिद में हिंदू मुस्लिम और ये सारा जो नौटंकी है वो कर रहे हैं कि नहीं अब सारे मुस्लिम्स को जो है बुरा बुरा बोलो या तंज कसो और ये कर देने से आप एक महान हिंदू हो जाओगे। और जहाँ तक बात है इंडस वाटर ट्रीटी की, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पूरा हक है जो मर्जी वो करने का। हम सबको पता है पास्ट पीओके से रिलेटेड कि किस तरीके से पीओके इंडिया का हिस्सा होने के बावजूद भी पाकिस्तान उसमें अपना क्लेम करता रहा है, ये जानते हुए भी कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पूरा ट्रिगर पॉइंट है वो इंडिया के हाथ में है। फिर भी आतंकवाद तो नहीं कम हुआ है ना। ये जानने के बाद भी क्या हुआ? क्या पाकिस्तान ने को फंड करना बंद कर दिया? तो अगर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कुछ फैसला लेती भी है तो गवर्नमेंट को हक है अपने हिसाब से डिसीजन लेने का। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में ऐसे दिग्गज मौजूद हैं जिन्हें अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब बात इंडस वाटर ट्रीटी की आती हो तो। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मुझे लगती है कि यार इतनी इंसानियत तो इंडिया में है और हमेशा रही है कि भारतीयों ने कुछ भी हो कभी किसी का पानी रोटी ये नहीं कम किया है, ठीक है। हमारे तरफ से नहीं गए हैं, आए हैं तो उन्हीं के तरफ से आए हैं। क्या गलत है अगर धमका भी रही है गवर्नमेंट उनको या सोच भी रही है गवर्नमेंट कि चलो पानी रोक दिया जाए? क्या गलत है? आप आतंकवाद क्यों नहीं रोक रहे हैं? आपको बार बार जाके चाइना से हाथ मिलाना है। और इसीलिए एंड में इस पूरे मुद्दे में आचार्य प्रशांत ने जो अपनी राय रखी है उस पॉइंट को भी कोट करना चाहूँगी कि ये गीता की धरती है, तो बाकी तरीकों से भले ही हो सकता है कि हम घबराएं या अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाए नहीं ले पाए, लेकिन जब बात आएगी अध्यात्म में तो भारत नहीं हारेगा। ये गीता की धरती है। इसीलिए ये भले ही राजनैतिक रूप से सामरिक रूप से पराजित हो जाए पर आध्यात्मिक रूप से कभी पराजित नहीं होती। गीता की धरती है ना, तो अविजित रहती है, जैसे गीता अविजित है। क्योंकि गीता कोई हरा नहीं सकता, तो इसीलिए फिर गीता की धरती भी आध्यात्मिक तल पर कभी हारती नहीं है। और हम उस तल के जितने ज्यादा संपर्क में आएंगे हम उतना ज्यादा विजयी होते जाएंगे। क्योंकि जब बात आती है स्पिरिचुअलिटी की तो कुछ है ऐसा भारत में, एक तल है, एक डायमेंशन है कॉन्शियसनेस की जो सारे भारतीयों को जोड़ती है, जहाँ पे कोई नहीं हरा सकता इंडिया को। क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो शायद जगा देगी वो कृष्णत्व हर उस भारतीय में जब ज़रूरत पड़ेगी। तो बाहर वाले लोग आज भी वही पुरानी गलती कर देते हैं। वो जैसे हमले पर हमला अतीत में करते रहे, पिछली शताब्दियों में करते रहे, वैसे ही हमले वो अब कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि भारत के पास कुछ ऐसा है जिसे कोई हमला हरा नहीं सकता। और भारतीय अपने उस हीरे की जितनी ज़्यादा कद्र करेंगे उतने ज़्यादा इनविंसिबल होते जाएंगे, अपराजेय होते जाएंगे। और जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि जो आम आदमी है इंडिया का, शायद उससे इतनी जो हारें मिली है ना अब तक,
दब दब के, छुप छुप के इन्वेडर्स के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा वो मैनिपुलेट हुआ है, या भी अगर आतंकवादियों के द्वारा देखे प्रेजेंट मोमेंट में तो अगेन वो मैनिपुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। उसका रीज़न यही रहा है कि जो आम आदमी है वो शायद जो मूल आध्यात्मिक सिद्धांत है सनातन धर्म के, जो वेदांत से आ रहे हैं, गीता से आ रहे हैं, उपनिषदों से आ रहे हैं, उनको वो समझ ही नहीं पाया है। क्योंकि शायद वो उसको समझ जाता ना तो उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि तब वो रिएक्टिव नहीं होता। अगर सही में वो उपनिषदों को समझता, अपनी चेतना को समझता, गीता को समझता, तो किसी बाहर वाले की इतनी औकात नहीं होती कि वो आके आपस में हमारा डिवीज़न करवा दे, एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़वा दे, वो भी जाति के आधार पे, रिलीजन के आधार पे। क्योंकि अगर सही में उपनिषदों की थ्योरी सामने आ गई तब शायद एक भारतीय समझेगा कि उपनिषद बस चेतना मात्र, बस मुक्ति को प्रायोरिटी देते हैं, किसी जाति को नहीं। उपनिषद तो बस प्रायोरिटी देते हैं उन ऊंची चेतना के लोगों को, उन ऊंची चेतनाओं पे जो लोग स्थापित हैं उनको, और उनके मूल्यों को खुद में एसोसिएट करते हैं। तो शायद इतने सारे इन्वेडर्स से मार इसीलिए खाई है इंडिया ने बार बार, चाहे ब्रिटिशर्स हो, मुगल्स हो, दुनिया भर के लोग हो, क्योंकि जो उच्चतम फिलॉसफी दी है ना इंडिया के ही ऋषियों ने सबसे पहले, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची फिलॉसफी जो उपनिषद से आ रही है, गीता से आ रही है, उसको नहीं समझा हमने। और शायद अब वक्त आ गया है कि अब जो नया युद्ध है इंडिया का वो उसे समझे, और अब किसी भी इन्वेडर की इतनी हैसियत नहीं हो कि वो आए और इंडिया को डिवाइड कर दे, अंदर से डिवाइड कर दे। तो ये जाति के आधार पे लड़ना ये बंद करो सबसे पहले तो, क्योंकि तुम्हें ना भड़काया ही तब जाता है सबसे पहले तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट करके, ये बता के कि जो दूसरा है वो क्योंकि दूसरी जाति का है तो वो अलग है, तुम उससे घृणा करो, उस पे जाके अटैक करो और दुनिया भर के शोषण करो क्योंकि वो दूसरी जाति का है। लेकिन उपनिषद ये नहीं कहते। उपनिषद तो कहते हैं कि तुम उसको सम्मान दो जिसकी चेतना कृष्ण की तरह हो, उसको सम्मान दो, उसमें कहीं जाति नहीं आती बीच में, कोई रिलीजन नहीं आता बीच में। सो दैट वाज इट फॉर माय ओपिनियन इस पूरे मुद्दे पे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और आप इस चैनल से और भी आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।